Okay, beta, we are going to start today's lecture. Let me share today's PPT, what we have to study today. देखते हैं जी क्या पढ़ना है हम आज हमने week 7 lecture number 2 and today's topic is identification and correction of errors or trace table. अच्छा बच्चों, ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये ज्यादा अच्छी तरह समझने वाले हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली ये आपके जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है ये दोनों। तो ये करने के बाद हमारा जो चैप्टर है ये भी इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि हमने आगे करना है या हमने उसकी रिवीजन, मेरे ख्याल है हम आगे करेंगे। तो ये थोड़ा सा जरा इम्पोर्टेंट है, इसको हाँ, जरा थोड़ी मतलब थोड़ी सर कंसंट्रेशन के हमने साथ। मतलब कंप्लीट चैप्टर नहीं किया अभी तक। क्या हुआ? हमने कुछ कट डाउन करना है चैप्टर के अंदर से। हाँ, कट डाउन कर रहा है वो, मैंने देख ली है, सारे टॉपिक्स वही हैं। उन्होंने सिर्फ एक आधी चीज गायब की है, बाकी सारी चीजें वही हैं, मैंने कल देख ली है। जो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं ना वो सारे उसमें शामिल हैं, उसमें से कोई स्किप नहीं किया उन्होंने। ये जो मैं हम आज ठीक है। टॉपिक पढ़ रहे हैं ये भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे चैप्टर का लास्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लॉजिकल है, समझना है। इसमें कोई चीज नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना है, ठीक है ना। बाकी की तरह नहीं है, जी थोड़ा सर। सा प्रैक्टिकल है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट यू एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ ट्रेस टेबल, कि ट्रेस टेबल क्या होता है और ट्रेस टेबल की वर्किंग को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक वी मस्ट टेक अ रीकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। क्या पढ़ा था हमने? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन पढ़ा था, याद है कुछ? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या था? वेरिफिकेशन था कि अगर आपका एल्गोरिदम आपने जिस मकसद के लिए डिजाइन किया है वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस के लिए आपने कोई एल्गोरिदम बनाया है और वो प्लस माइनस ही कर रहा है, तो इसका मतलब है आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। और वैलिडेशन क्या है? हमने ये देखना है कि जो हमने प्लस प्लस करने का एल्गोरिदम बनाया है क्या वो आंसर हमें सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। प्लस तो वो कर रहा है, मैं 2+3 दूं 5 आंसर दे रहा है, ठीक कर रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2+3 कर रहा हूँ, प्लस तो वो कर रहा है, वेरिफिकेशन तो है, लेकिन आंसर मुझे 8 दे रहा है या कोई और दे रहा है, इसका मतलब है आंसर गलत दे रहा है। वेरिफिकेशन हो गई है, वैलिडेशन नहीं हुई। वैलिडेशन कब होगी? जब वो हमें आंसर भी सही देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस याद रखना है कि वेरिफिकेशन तो आपको एल्गोरिदम जिस मकसद के लिए बनाया है वो एल्गोरिदम आपका पूरा हो जाएगा, काम कर देगा अगर उसी के लिए कर रहा है तो। लेकिन अगर वो आंसर भी सही दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी वैलिडेशन भी हो चुकी है, हमने उसको वैलिडेट भी कर लिया है। और टेस्ट डेटा हम किस लिए यूज करते थे? टेस्ट डेटा हम यूज करते थे अपने एल्गोरिदम को वेरिफिकेशन करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स के हमने टेस्ट डेटा पढ़े थे, जिसमें वैलिड डेटा था, इनवैलिड था, हमारे पास रॉन्ग डेटा फॉर्मेट था, बाउंड्री डेटा था, ये सारी टाइप्स हमने अच्छी तरह पढ़ी थी। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है जी। एक जनरल नॉलेज है, व्हाट इज अ टेबल इन कंप्यूटर लैंग्वेज। जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेबल कहते हैं तो उस टेबल से क्या मतलब होता है? एक एक तो टेबल है ना जिसपे मैंने ये अपना लैपटॉप रखा हुआ है, एक तो ये लकड़ी की टेबल है। लेकिन जब आप कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में डिस्कस कर रहे हो, तो आप कहें कि जी एक टेबल बना लो। तो टेबल का क्या मीनिंग है उसमें? पता है आप दोनों को कि टेबल किसको कहते हैं? जी बच्चों, सर जिसपे जी जी बताएं, बताया करें मतलब जैसे। नॉर्मल टेबल जो होती है। नहीं नो, आपको मैं टेबल बताऊं, टेबल किसको कहते हैं? विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपने एक्सेल देखा हुआ ना, एक्सेल प्रोग्राम, अच्छा। उसमें रोज और कॉलम कंसिस्ट करते हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है ना। इसमें ये कॉलम्स होते हैं जो वर्टिकल होते हैं और ये रोज होती हैं जो हॉरिजेंटल होती हैं। तो रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं टेबल। याद रखना है कि जब भी हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में टेबल का जिक्र करेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। वर्ड में तो ऐसा काम नहीं ना करते कि हम रोज और कॉलम बना लें, लेकिन उसमें भी अगर रोज और कॉलम बनाएंगे तो उसको भी टेबल ही कहेंगे, ठीक है ना। जबकि एक्सेल में हम काम ही
इस टेबल्स के जरिए करते हैं। तो टेबल याद रखना है, टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है जी, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। अब मैंने अभी आपको बताया है, पिछले लेक्चर में पढ़ते आए हैं कि जब भी आपने एल्गोरिदम्स की वर्किंग को चेक करना है तो आपने टेस्ट डेटा देके चेक करना है। फॉर एग्जांपल प्लस का एल्गोरिदम बनाया है तो आप टेस्ट वैल्यू को देंगे, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5 दे देंगे, बी की वैल्यू 10 दे देंगे, दोनों को एल्गोरिदम को चलाएंगे। अगर वो आपको 15 आंसर दे देगा तो इसका मतलब है कि आपका एल्गोरिदम सही काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका एल्गोरिदम ही आंसर गलत दे रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब एल्गोरिदम के सिलसिले में आपने एक और बात याद रखनी है। देखिए कंप्यूटर एल्गोरिदम तो एक प्रोग्राम होता है, हमने उसे जो एंटर कर दिया उसने हमें वो आंसर दे देना है। फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर्स को एंटर करना है, 5+5, या कैलकुलेटर पे मैं कर रहा हूँ 5+5। अब मैं 5 को प्रेस करूंगा, की को प्लस करूंगा और दोबारा 5 को प्रेस करूंगा, आंसर मेरा 10 आना चाहिए। लेकिन गलती से मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस कर दिया। अब वो मुझे आंसर क्या देगा, अब आंसर वो मुझे 25 आंसर देगा। अब मैं परेशान हूं कि मैंने तो इसको प्लस का एल्गोरिदम बना के दिया था, ये मुझे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एल्गोरिदम गलत नहीं कर रहा, गलती कौन कर रहा है, गलती यूजर कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यूजर रॉन्ग उसको कीज दे रहा है, रॉन्ग सिंबल इंसर्ट कर रहा है गलती से, सही तरीके से नहीं। मुझे पता नहीं था कि मैंने मल्टीप्लीकेशन एंटर कर दिया है, मैं समझ रहा हूँ मैंने प्लस ही एंटर किया है, लेकिन गलती से मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन एंटर कर दिया है। अब जो एल्गोरिदम को पता चलेगा कि इससे मल्टीप्लाई है वो तो उस हिसाब से ही काम करेगा। इसमें इसका मतलब है कि एल्गोरिदम गलत नहीं है, एल्गोरिदम सही काम कर रहा है, लेकिन यूजर की तरफ से गलती हुई है। और यूजर की तरफ से भी गलती कैसे हुई है कि अनइंटेंशनली तौर पे, यानी कि उसकी मर्जी नहीं थी, उसको पता नहीं था, लेकिन गलती से गलत सिंबल एंटर हो गया जिससे आंसर गलत आ गया। ऐसे एरर को कहते हैं, जो यूजर की तरफ से होता है उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। एल्गोरिदम कंप्यूटर सही काम कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकल एरर किसकी तरफ से आया है, यूजर की तरफ से आया है, कि यूजर ने उसको गलत सिंबल, यूजर जो एंटर करेगा एल्गोरिदम ने उसी तरह काम करना है। अगर मैं प्लस करूंगा तो वो प्लस ही करेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की है। अगर मैं सही काम करूंगा तो मेरा एल्गोरिदम भी सही काम करेगा, और एल्गोरिदम सही काम कर रहा है, गलती किसकी है, यूजर की है। ये ऐसे एरर को कहते हैं लॉजिकल एरर, जो अनइंटेंशनली तौर पे गलती से यूजर से हो जाए उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है बच्चों, पता चला है लॉजिकल एरर का जी। जी सर। ठीक है, तो सर ठीक है ना, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि एल्गोरिदम गलत नहीं होता। अगर हम उसमें वैल्यूज ही गलत एंटर करेंगे, सिंबल ही गलत एंटर करेंगे, तो वो उसके मुताबिक अमल करेगा और हमें वही आंसर देगा। लेकिन अब हमने देखा है कि एरर जो है एल्गोरिदम का नहीं है, एरर यूजर का है, उसे लॉजिकल एरर आ रहा है। अब इसी लॉजिकल एरर को करेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया है, हमने ट्रेस टेबल बनाया है, ताकि हमारी यूजर की तरफ से भी कोई जो गलती होनी है वो गलती ना हो, ठीक है ना। तो जब यूजर की तरफ से भी गलती नहीं होगी, एल्गोरिदम तो करेगा ही सही काम, क्योंकि उसे जो मिलेगा डाटा उसने उस हिसाब से काम कर देना है। तो यूजर की तरफ से भी गलती ना हो, एल्गोरिदम की तरफ से भी गलती ना हो, तो हमारा एक एल्गोरिदम सही काम करेगा। अब यूजर की गलती को या लॉजिकल एरर्स को रिमूव करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको सही करने के लिए कि ऐसा काम करें कि हमारी गलत नंबर या गलत सिंबल उसमें एंटर ना हो जाए एल्गोरिदम में, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हम ट्रेस टेबल बनाते हैं। क्या बच्चों, कौन सा टेबल बनाते हैं जी। जी किधर चले गए अभी, हाँ किधर गई जी, कौन सा टेबल बनाते हैं हम एल्गोरिदम्स के करेक्शन के लिए जी। अभी हाँ जरीश कहाँ है, रिस्पॉन्ड करें। सर इधर ही हूँ मैं तो। हाँ, कौन सा टेबल क्रिएट करते हैं हम एल्गोरिदम्स की वर्किंग को चेक करने के लिए जी। ट्रेस टेबल, ट्रेस टेबल याद आएगा। यस सर, कौन सा टेबल? ट्रेस, TRACE, ट्रेस टेबल,
ठीक है ना, ठीक है सर। डाइनिंग टेबल नहीं कह देना, ट्रेस टेबल। ठीक है जी। तो ट्रेस टेबल का याद रखना है। अबीहा को आवाज नहीं गई, अबीहा मेरा ख्याल चली गई है। अबीहा बेटा किधर है? सर ये चली जाती है अक्सर क्लासेस में, सवाल हाँ, देते रहते चली हैं। गई है। अब मैंने इसको कहा था कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है। चलें, आप जरा कंसंट्रेट से होके इसको पढ़ें और देखें। अब आपको पता लग गया कि हमने सर मैं एल्गोरिदम इधर ही की हूँ। चलें समझे। अब एल्गोरिदम सर की कनेक्शन वर्किंग को हमने चेक था। करना है कि हमारी तरफ से कोई लॉजिकल एरर ना आए। हमने उसके लिए क्या बनाना है, ट्रेस टेबल बनाना है। अब ट्रेस टेबल किस तरह बनाना है, अभी हम ट्रेस टेबल भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा एक सिनेरियो समझ लें, एक आप सिचुएशन समझ लें कि क्या है जिसका हमने एल्गोरिदम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक वॉलीबॉल टीम बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, कि वॉलीबॉल टीम के लिए हमने स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं जिनको हमने वॉलीबॉल टीम में सिलेक्ट करना है। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी हुई है। शर्त क्या रखी है कि जिन बच्चों की हाइट 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक होगी, दे आर एलिजिबल फॉर सिलेक्टिंग इन द वॉलीबॉल टीम। अगर इनके अलावा कोई होगा, 144 से कम होगा या 164 से ज्यादा होगा, तो वो बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। यानी 144 से लेके 164 सेंटीमीटर तक के जो बच्चे हैं वो वॉलीबॉल टीम में सिलेक्ट होंगे। और इसमें याद रखना है कि 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर दोनों भी इंक्लूडेड हैं। इसको नहीं निकाल देना कि 144 से लेके, तो इसका मतलब है कि 145 से स्टार्ट करना है। 144 भी इंक्लूडेड है, 164 भी इंक्लूडेड है। और इन रेंज में जो बच्चे आते हैं वो हमने सिलेक्ट कर लेने हैं अपनी स्कूल की वॉलीबॉल टीम के लिए, ठीक है ना। तो अब हम इसका एल्गोरिदम बनाते हैं। एल्गोरिदम किस तरह है, एल्गोरिदम मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट लिखना है, लास्ट में आपने स्टॉप लिखना है, दरमियान में हम बाकी स्टेप्स जो हैं वो एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला सेट हमारे पास स्टेप 1 स्टार्ट, हमने स्टार्ट कर दिया। दूसरा हमने स्टेप किया है सेट काउंट टू 0। अब ये काउंट क्या है, काउंट समझ लें वो सिलेक्टेड बच्चे हैं। ये देखो कौन काम कर रहा है, ये काउंट का क्या मतलब है, काउंट मीन वो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो हमारी वॉलीबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो हम कहेंगे काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर दो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अभी कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने काउंट की वैल्यू क्या रखी हुई है, 0 रखी हुई है। ठीक है ना। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या आ गए, ये हमारे पास सारे बच्चों की हाइट्स हैं। देखें कितनी हाइट है, ये मेरा ख्याल है 8 बच्चे हैं जिनको हमने टेस्ट करना है कि कौन से बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनकी हाइट 144 से लेके 164 के दरमियान है। उनको हमने सिलेक्ट करना है और ये हमारे पास सारी हाइट्स आई हैं, 154 40 15, ये सारे बच्चे आए। थर्ड स्टेप में हमने उन सब बच्चों को इकट्ठा कर दिया। फोर्थ स्टेप में हमने उन बच्चों की एक लिस्ट बना ली है कि 1 बाय 1 आपने आना है, आपकी हाइट चेक होगी और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको वॉलीबॉल टीम में शामिल कर लिया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में हमने एक कंडीशन लिखी है। क्या कंडीशन लिखी है कि इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144, ये ऊपर अभी हमने लिखा है 144 और 164 के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ हमने वो कंडीशन लिख दी है, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144 and height is smaller than 164, then set count is equal to count plus 1। अगर कोई बच्चे की हाइट फॉर एग्जांपल 154 देखें, 154 इस क्राइटेरिया में पूरा आता है कि हाइट कितनी है, 154 है, 154 इज ग्रेटर देन 144, इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है कि 154 144 से बड़ा होता है। एंड हाइट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 164 और 154 लेस है 164 से, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, एंड के लेफ्ट साइड वाली कंडीशन भी ट्रू है, एंड के राइट साइड वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब ट्रू आंसर आएगा तो हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमने 1 बच्चे को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, इस क्राइटेरिया में आ गया है। और अगर कोई बच्चा इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा, यानी हाइट इसके मुताबिक नहीं होगी, तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, काउंट की वैल्यू पुरानी ही रहेगी, यानी बच्चे जो सिलेक्ट होते जाएंगे तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है ना। और लास्ट में हम काउंट टोटल काउंट कर लेंगे, जितने भी ये वैल्यू इंक्रीज होगी हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल 5 काउंट हुआ है, 6 हुआ है, तो हमें पता लग जाएगा कि 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं
जो हमारे इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरे हैं। ठीक है बच्चों, ये एक मैंने एल्गोरिदम बनाया है किसका, वॉलीबॉल के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का, और क्राइटेरिया क्या है कि उनकी हाइट होनी चाहिए 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर के दरमियान, ये रेंज होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, एल्गोरिदम स्टार्ट कर लिया, काउंट को मैंने स्टार्ट में 0 रख दिया क्योंकि अभी कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। जब बच्चा सिलेक्ट होता जाएगा काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरा सिलेक्ट होगा काउंट की 2 हो जाएगी, जो नहीं सिलेक्ट होगा तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। यहाँ ये सारे बच्चे हैं जिनकी हाइट्स मैंने चेक करनी है, और इन सब बच्चों को मैंने 1 बाय 1 चेक करना है लिस्ट की सूरत में। अब मैंने यहाँ क्राइटेरिया दे दिया है कि हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट, और याद रखना है एक पॉइंट कि दोनों कंडीशन जब हम एंड ऑपरेटर लगाया है हमने दरमियान में, तो इसके राइट साइड लेफ्ट साइड वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, राइट साइड वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर हमारा ट्रू में आएगा। ये नहीं करना कि सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम ट्रू कर देंगे। दोनों कंडीशन एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर के दोनों साइड वाले जो कंडीशंस हैं ट्रू होनी चाहिए, फिर हमारा आंसर ट्रू में आएगा। और फाइनल में हम देख लेंगे, और जब बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा हमारी काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी यानी 1 आ जाएगी। उसके बाद हम टोटल आउटपुट्स को काउंट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब इसका हम ट्रेस टेबल बनाते हैं। ट्रेस टेबल देखें जी, ट्रेस टेबल किस तरह बनेगा। अब वो कहते हैं ट्रेस टेबल क्या है, अ ट्रेस टेबल इज ए टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम। ट्रेस टेबल क्या है, ट्रेस टेबल ऐसा टेबल है इस मकसद के लिए बनाया गया है कि आपने एल्गोरिदम्स की वर्किंग को चेक करना है, एल्गोरिदम को चेक करना है ताकि उसमें कोई लॉजिकल एरर ना आ सके, उसको हम कहेंगे कि ये ट्रेस टेबल है, ठीक है ना। और ट्रेस टेबल में मैंने बताया कि ट्रेस टेबल में क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं। अब देखिए ट्रेस टेबल मैंने इसका बनाया हुआ है, इसके किस तरह बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं जो वर्टिकल आ रहे हैं, और जो रोज हैं वो हॉरिजॉन्टल जा रही हैं। ये मैंने काउंट लिखा हुआ है, अगर एक बच्चा सिलेक्ट होगा तो काउंट 1 हो गया, अगर 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए काउंट 2 हो गया, 3 बच्चे हो गए काउंट 3 हो गया। और ये मेरे पास सारी हाइट्स आई हैं, और यहाँ पे मैंने हाइट्स को चेक करना है कि उस क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं, ग्रेटर देन 144 और स्मॉलर देन 164। अब देखें, सबसे पहला हमारे पास स्टेप स्टार्ट है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है जी, स्टेप 1 पे हमारा ये स्टार्ट हो गया है, कोई काउंट नहीं आया ऐड हुआ, कोई हाइट नहीं चेक हुई और कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ स्टेप 1 में, सिर्फ हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टेप में है। सेट स्टेप 2 में क्या है, सेट काउंट टू 0, बस काउंट को हमने 0 कर दिया है, बाकी कोई काम नहीं किया। स्टेप 2 में हमने काउंट को 0 कर दिया है, बाकी कोई काम नहीं किया हुआ, सारा ब्लैंक है। और जहां ये 2 डैश हम डालें इसका मतलब है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जहां हम ब्लैंक छोड़ दें उसका मतलब है कि प्रीवियस वाली वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ 0 है तो इसका मतलब है ये ब्लैंक है, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। लेकिन जब मैं 2 डैश डालूंगा तो इसका मतलब है कि वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, ब्लैंक है, खाली है ये, ठीक है ना। स्टेप 1 चूंकि स्टार्ट हुआ है इसलिए ब्लैंक है, कोई हमने काम नहीं किया। दूसरे स्टेप में हमने सेट काउंट टू 0 कर दिया, काउंट की वैल्यू हमने 0 कर दी, बाकी कोई काम नहीं किया। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने सारी हाइट को एक जगह हाइट्स में लिख दिया हुआ है और कोई काम नहीं किया। तीसरे स्टेप में हमने कोई काउंट नहीं किया, सिर्फ सारी हाइट को हमने हाइट के साथ लिख दिया है कि ये हाइट चेक होंगी, और सिलेक्ट भी कोई नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ इनको काउंट करना है, ठीक है ना। तो अब फोर्थ स्टेप में देखिए हमारे पास क्या है, सेट हाइट्स इन ए लिस्ट, हमने फोर्थ स्टेप में सारी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट में लिख दिया। अब हमारा जो ये एल्गोरिदम चलेगा 4 और 5 स्टेप्स के दरमियान चलेगा, क्योंकि पहले 154 आएगा लिस्ट में से, 154 यहाँ देखेंगे कि हमारा क्राइटेरिया में आता है, सिलेक्ट हो जाएगा तो काउंट 1 हो जाएगा, फिर दोबारा हाइट की लिस्ट में जाएगा 140 लेके आएगा, फिर उसको चेक करेगा, फिर 155 लाके इसको चेक करेगा, 164 इसको चेक। इसका मतलब है हमारा एल्गोरिदम ज्यादा 4 और 5 स्टेप के दरमियान चलता जाएगा जब तक हमारे फाइनल बच्चा यानी 143 नहीं चेक हो जाती, और जब चेक हो जाएगा काउंट की वैल्यू फाइनल आ जाएगी और हम आउटपुट दे देंगे। तो अब आपने देखना है कि हमारा स्टेप ये देखें,
4 और 5, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5, ये हमारा 4 और 5 तक चलता जा रहा है और लास्ट में हमारा स्टेप 6 और 7 आया है। तो ये ऐसा क्यों है? जी ये ऐसा क्यों है? देखे ना, स्टेप 4 में क्या हो रहा है, स्टेप 4 और 5 में हम सारा प्रोसेस चला रहे हैं। हमने स्टेप 4 में सब बच्चों की लिस्ट जो थी, जो आए थे, उनके हमने लिस्ट बना लिए, ठीक है। अब हमने उन लिस्ट में से एक एक बच्चे को 1 बाय 1 चेक करना है। इस लिस्ट में पहला नंबर क्या था, 154, तो 154 यहाँ आएगा। 154 इज ग्रेटर देन 144 ट्रू है, और 154 स्मॉलर देन 164 ट्रू है। इसका मतलब है सेट काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक बच्चा सिलेक्ट हो गया जो इस क्राइटेरिया पे आ गया। फिर दोबारा 4 पे जाएगा और यहाँ अब दूसरा नंबर कौन सा है, 140 नंबर है। अब 140 देखेगा कि हाइट 140 ग्रेटर देन 144 फॉल्स है, इसका मतलब है ये बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है और काउंट की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। काउंट की वैल्यू सर पहले एक 1 थी, 154 1 थी, अब 1 ही रहेगी, 2 नहीं होगी, ठीक है। फिर दोबारा 4 पे जाएगा, अब सर तीसरे एक बच्चे इंच को से भी नहीं होता काउंट? क्या बताएं, एक एक इंच से भी काउंट नहीं होगा? कि 1 इंच से भी, यही तो आपको बता रहा हूँ कि आप भी जब किसी सिलेक्शन में जाओगे, आर्मी के लिए जाओगे, एयरफोर्स के लिए जाओगे कहीं, तो वहां भी उनका क्राइटेरिया है कि हमारी हाइट इतनी होनी चाहिए। चाहे आप डेसिबल में ही 0.5 में ही बड़ी हो छोटी हो, वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो क्राइटेरिया है हमने उसी क्राइटेरिया के आपको पता मुताबिक। क्या क्राइटेरिया? जी आपको पता क्या होती है किसका, क्राइटेरिया? किस चीज का। आर्म एयरफोर्स का। एयरफोर्स। बेटा मैं सारे टेस्ट क्लियर करके आया हूँ, मैं फाइनल लिस्ट तक आया हूँ, मैं मेडिकल क्लियर किया हुआ है, मैंने आईएसबी क्लियर किया हुआ है। मेरा सिर्फ फाइनल लिस्ट में मुझे ड्रॉप आउट किया था, लिस्ट में नाम नहीं आया था, बाकी सब मैंने टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि किस एयरफोर्स का। तरह करो। जी एयरफोर्स का। जी एयरफोर्स का, ठीक है ना। तो अगर मेरा फाइनल लिस्ट में अभी आया था तो शायद मैं आज जहाज उड़ा रहा होता, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आया, तो मैं इसलिए आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, अमेरिका ठीक का। है ना। तो अब आपने याद रखना हम्म। है कि आपका जो क्राइटेरिया है उसमें आपने 0.5 का भी डिफरेंस नहीं लाना, जो क्राइटेरिया बनाया है वही देना है। अगर 144 और 164 है तो यही देना है, इसके अलावा नहीं देना आपने, ठीक है ना। तो अब फिर 4 में ठीक है। जाएगा और 155 लेके आएगा, 155 ग्रेटर देन 144 ट्रू है, और 155 इज स्मॉलर देन 164 ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है एक काउंट में और क्या एक बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, काउंट में कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 और 5 में आप देखें हमारा बार बार पॉइंटर जाता जा रहा है। एक बच्चा आता है यहाँ सेलेक्ट उस क्राइटेरिया पे आता है, ये फिर दोबारा सेलेक्ट होता है, इस पे फिर आता है, फिर इसको, यानी हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है 4 और 5 पे बार बार चल रहा है। जब तक हम लास्ट बच्चा 144 नहीं लाके यहाँ चेक कर लेते, जब 144 लाके चेक कर लेंगे इसका मतलब है हमारे बच्चे अब खत्म हो गए। फिर हम स्टेप 6 पे जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा स्टेप जो हमारा एल्गोरिदम जो चल रहा है वो 4 और 5 पे चल रहा है, याद रखना है। अब ये देखें यहाँ पे 4 और 5 पे बार बार चल रहा है, 4 और 5 पे। अच्छा स्टेप 5 पे आए जी, अब स्टेप 4 पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, 154 को चेक किया है स्टेप 4 पे, ये देखें स्टेप 4 में हमने 154 को चेक किया है, लिए लें जी। स्टेप 4 में लिस्ट बच्चों की है, हमने सबसे पहले बच्चा 154 सिलेक्ट किया है। 154 ग्रेटर देन 144, 154 स्मॉलर देन 164, तो ये बच्चा क्राइटेरिया में पूरा उतरता है, इसलिए काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि एक बच्चा सिलेक्ट हो गया। अब देखें स्टेप 4 में हमने 154 को सिलेक्ट किया है, चेक किया है ये बच्चा उस क्राइटेरिया में पूरा आया है, तो स्टेप 5 में हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। वन। दोबारा हम जाएंगे स्टेप 4 पे और फिर अब 140 वाला बच्चा चेक करेंगे, और 144 वाला ये देखें दोबारा स्टेप पे 144 4 का बच्चा चेक कर रहे हैं। 144 जो है ये हमारे क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता क्योंकि इसकी हाइट 144 से कम है, तो ये बच्चा स्टेप 4 में हमारे पास उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा। तो हमारे पास स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है ना। अब बच्चा कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, काउंट की वैल्यू 1 ही है, ठीक है ना, ये आपके सामने मैंने दिखाया है। अब दोबारा सर हम फिर वापस, समझा दे, नहीं समझ आई। जी बताएं। सर आपने कहा है कि यहाँ पे स्टेप 4 में 154 की जो वैल्यू है वो तो जी मतलब पास हो गया है, ये स्टेप क्योंकि 4 में हमने कैलकुलेट किया है 154 को, ये देखें ये स्टेप 4 में 154 को हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या है, ये बच्चा सिलेक्ट हो गया है।
तो जब सिलेक्ट हुआ है तो हमने काउंट में स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू कितनी आ गई है, एक 1। बच्चा सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर दोबारा हम स्टेप 4 में जाएंगे और स्टेप 4 में अब नेक्स्ट बच्चे की हाइट क्या है 140, ओ इसको सिलेक्ट करें, अच्छा चेक समझ आ करेंगे। ये बच्चा क्राइटेरिया में पूरा नहीं आता क्योंकि 144 से इसकी जो हाइट है वो कम है, तो ये हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू क्या आई है, काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है ना, कोई बच्चा ऐड नहीं हुआ। थर्ड फिर स्टेप 4 में जाएंगे और अब थर्ड बच्चा चेक करेंगे 155, ये बच्चा भी देखें 155 उस क्राइटेरिया पूरा उतरता है, 144 से ज्यादा है और 164 से कम है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टेप 5 में, 2 हो जाएगी, ठीक 2। है ना। स्टेप 4 में दोबारा जाएंगे और नेक्स्ट बच्चा चेक करेंगे 164, और हम 164 को देखेंगे जी क्राइटेरिया पूरा उतरता है, ये बच्चा भी क्राइटेरिया पूरा उतरेगा, तो हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपने सब बच्चों को चेक करना है वन बाय वन, स्टेप 4 और स्टेप 5 पे बार बार आपने रोटेट करना है और देखना है कि हमारा 144 सेंटीमीटर और 164 के दरमियान जो रेंज दी हुई है उसमें ये बच्चे लाई करते हैं कि नहीं करते। अगर करते होंगे तो काउंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। ये देखें, ये बच्चा भी सिलेक्ट हुआ, काउंट की वैल्यू हो गई, उसके बाद ये बच्चा भी 160 वाला हुआ, ये हमारे पास काउंट की वैल्यू, और फाइनल हमारे पास जो बच्चा था वो हमने सिलेक्ट किया 5। जब 5 फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद हमने अब दोबारा, क्योंकि बच्चे हमारे फिनिश हो गए 143 तक, ये देखें, तो अब हमने क्या करना है, अब दोबारा 4 5 पे जाएंगे, 6 और 7 पे आ जाएंगे, और 6 और 7 पे क्या लिखा हुआ है, 6 पे आउटपुट के काउंट। अब टोटल जो काउंट हमारे पास आ गए, ये देखें टोटल काउंट हमारे पास कितने आ गए, 5 बच्चे आ गए हुए, ये काउंट की वैल्यू है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए वॉलीबॉल टीम के लिए, 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अब ये जो हमने ट्रेस टेबल बनाया है, आप देखें कि इसमें हमारे लॉजिकल एरर से हम बच सकते हैं, क्योंकि वैसे हम अगर टेस्ट डाटा दे रहे थे तो आपने देखा था कि लॉजिकल एरर आ सकता था। अब इसमें भी एक लॉजिकल एरर आया हुआ है और वो हमने चेक करना है, किस तरह करना है, अब मुझे बताएं जरा किस तरह लॉजिकल एरर चेक कर सकते हैं। ये देखें, जो आपने क्राइटेरिया दिया है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो बच्चे 144 से ग्रेटर होंगे सिर्फ वही सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है 144 वाला, ये नजर आ रहा है ना, तो ये बच्चा सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताएं जी। अभी हाँ, ये बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा कि होगा। नहीं 144 वाला, नहीं होगा। नहीं होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा क्योंकि हमने जो लिखा हुआ है, लेकिन जो हमें स्कूल ने रिक्वायरमेंट दी है, जो क्राइटेरिया दिया, उन्होंने कहा है बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164, यानी 144 और 164 भी इंक्लूडेड है उसमें। लेकिन हमने एल्गोरिदम लिखने में क्या गलती की है कि हमने लिख दिया हाइट इज ग्रेटर देन, यानी 144 से ग्रेटर ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता, जबकि हमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि 144 और 164 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब है हमने, यूजर ने जो लॉजिकल एरर क्रिएट किया है वो कहाँ पे किया है, यहाँ हमें लिखना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू, कि 144 से ग्रेटर भी हो सकता है और 144 के इक्वल भी इक्वल हो टू। सकता है। इसका मतलब है ये 144 वाला बच्चा जो सिलेक्टेड था, ठीक है ना, इस क्राइटेरिया पे आता था, लेकिन हमने गलत एल्गोरिदम लिखने की वजह से वो क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया है, ठीक है ना। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें हमने एल्गोरिदम जो लिखा है उसमें मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इधर क्या होना चाहिए, इफ हाइट इज क्या आएगा, बताएं, इफ हाइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल 144। टू 144, और यहाँ पे क्या आना चाहिए इधर, यहाँ पे भी ये वही आएगा। हाइट इज लेस देन इक्वल टू 164, यही आना चाहिए ना। जब हम सही एल्गोरिदम में साइन लिखेंगे तो इसका मतलब है ये 144 वाला जो बच्चा है ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम एल्गोरिदम में सिर्फ ये लिखेंगे तो इसका मतलब है 144 वाला बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो हमने यहीं पे अपनी लॉजिकल एरर को देख लिया कि ये बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता था, हमने 5 बच्चे सिलेक्ट किए, लेकिन गलत एल्गोरिदम लिखने की वजह से हमने ये 144 वाला बच्चा जो है ड्रॉप आउट कर दिया, हालांकि वो बच्चा एलिजिबल था, ठीक है ना। तो अब हमें ट्रेस टेबल के जरिए पता लग गया कि हमने 144 वाला बच्चा जो था जिसके लिए गलत सिंबल यूज कर लिया था, इक्वल का नहीं लगाया था, जो हम इक्वल का लगाएंगे तो हमारे पास जो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनकी जगह 6 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी 6 सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें पता लग गया
कि एल्गोरिदम हमने जो लिखा था उसमें मिस्टेक्स कहाँ से आ सकती हैं, मिस्टेक्स को हमने सही किया और हमें ट्रेस टेबल ने बता दिया है कि ट्रेस टेबल ने कि जो करेक्ट वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमें पता चल गए कि हमारे पास ये आ गए। तो इस तरह हम अपने एल्गोरिदम्स में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और एरर्स की करेक्शन कर सकते हैं। जी बच्चों, कुछ ट्रेस टेबल का पता चला है कि नहीं लगा? किसको पता चल जी गया? सर, माशाल्लाह। पता चला ट्रेस टेबल का? जी सर मुझे पता चल। ठीक है ना, एक दफा आपने इसको पढ़ना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज है और कुछ नहीं है। आपने इस सारे सिनेरियो को, एल्गोरिदम को पढ़ना है और इस एल्गोरिदम के हिसाब से आपने इस ट्रेस टेबल में वैल्यू इनपुट करके देखनी है। आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे सिंबल गलत लिख रहे हैं तो आपके काउंट में जो बच्चे हैं टोटल वो कोई और आएंगे स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और अगर आप सिंबल यहाँ पे सही करके लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि काउंट में बच्चे जो है, फाइनल बच्चा जो है वो कुछ और आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम एल्गोरिदम ही सही लिखें तो हमारे जो ट्रेस टेबल की मदद से हम उसको, अगर एल्गोरिदम गलत लिख दिया और हमने 5 बच्चे सेलेक्ट कर दिए, लेकिन जब हम ट्रेस टेबल लिखेंगे तो उसमें हम अपनी गलती को पकड़ सकते हैं कि यहाँ हमने गलती की है। असल में जो बच्चे आ सकते हैं वो 6 आ सकते हैं, लेकिन हमने गलत सिंबल यूज करके 5 बच्चे सेलेक्ट किए। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आया आज का लेसन, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। जी सर। जी सर कोई? अगर हमारी सर जी की लॉजिकल एरर में आ जाए तो क्या हमारा है, पूरा दोबारा क्वेश्चन, बताएं, आवाज नहीं आई। अगर यही लॉजिकल एरर हम ना हम्म, देखें और हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाए तो एक में मार्क्स मिलेगा। तो 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यही तो है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब आप एल्गोरिदम सही बनाएंगे तो फिर ही आपने प्रोग्रामिंग बनानी है ना। अगर आप एल्गोरिदम सही नहीं बनाएंगे और वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आपका चला जाए, किसी बैंक में चला जाए, किसी मेडिकल स्टोर पे जाके वो चलाना शुरू कर दें और उनकी अमाउंट 1 लाख बन रही हो, वो 70,000 रुपए रोज कमा रहे हो, ठीक है ना, एरर आ रहा है ना, तो वो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने जब किसी चीज को डिलीवर करना है, आपने पहले एल्गोरिदम को, मैंने आपको बताया है कि एल्गोरिदम अगर मैं प्लस का कोई बना रहा हूँ तो मैं 2 वैल्यू को टेस्ट दे के देखूंगा कि 2 + 5, अगर एल्गोरिदम सही आंसर दे रहा है 7, तो इसका मतलब है मैं, फिर मुझे पता चल गया एल्गोरिदम सही है, मैं उसकी प्रोग्रामिंग शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं टेस्ट ही ना करूँ, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग बना लूं और अब प्रोग्राम में जाके वो मुझे सम का जो है एरर देना शुरू कर दे, तो फिर मेरी शामत आएगी कि नहीं आएगी, बताएं कि नहीं आएगी? हाँ ठीक जी। है ना। तो आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन ऑफ एरर्स के लिए ये हम सारा काम कर रहे हैं, ताकि हमारा एल्गोरिदम जो है उसमें 0.5% या 0.1% भी एरर या कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो जब आप बड़ी सीट पे बैठेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो आपने इस तरह के प्रोग्राम बना के नहीं आपने देने के जिसमें 0.1% भी एरर आता हो, आपने 100% वाले प्रोग्राम्स बना के देने, ठीक है ना। तो उसके लिए 100% के लिए क्या करना चाहिए, आपको एल्गोरिदम की वर्किंग का पता होना चाहिए कि ये 100% काम करेगा, सही आंसर देगा। और एल्गोरिदम की वर्किंग को किस तरह आपने जज करना है, एल्गोरिदम की वर्किंग को आपने ट्रेस टेबल से जज करना है, ठीक है ना। ये 2 चीजें अच्छी तरह याद रखनी है, 2 चीजें आपको आ जाएंगी तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर एल्गोरिदम में आपके एरर आएंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग फॉल्ट होगा। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन जी है तो सर। बताएं, अदरवाइज फिर लेक्चर फिनिश करें। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है फिर, ठीक है, चलें बच्चों, फिर आज का जी। लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। बच्चों, अल्लाह।